Hello, Assalamualaikum students. Welcome once again in our physics class, and I hope you all are good and fine. Now we are going to start this class with the topic of difference between molar specific heat and constant pressure and molar specific heat and constant volume is equal to the general gas constant. तो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम का जो डिफरेंस है हमें प्रूव करना है कि वो किसके बराबर है, जर्नल गैस कांस्टेंट के बराबर है। अच्छा, अगर आप लोगों को याद हो बेटे कि हमने एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक का टॉपिक जो है, एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक का टॉपिक जो है वो हम डिस्कस कर रहे थे, वो हमने प्रीवियस क्लासेस में स्टार्ट किया हुआ था और फोर्थ एप्लीकेशन जो है, मतलब 4 एप्लीकेशन हमें लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर ली थी, जिसमें से आपके पास आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल एंड लास्ट वन इज एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, तो आज की क्लास में हम फिफ्थ एप्लीकेशन डिस्कस करने जा रहे हैं और फिफ्थ एप्लीकेशन क्या है, Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R। इसको फिफ्थ एप्लीकेशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये रिलेशन हम ड्राइव करेंगे 2 एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विच इज आइसोबैरिक और आइसोकोरिक की मदद से। तो आइसोबैरिक और आइसोकोरिक की हेल्प से हम ये रिलेशन ड्राइव करेंगे, इस वजह से इसको हम फिफ्थ एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का नाम दे रहे हैं। तो अगर आप लोगों को याद हो तो आइसोबैरिक और आइसोकोरिक प्रोसेस में हमने क्या डिस्कस किया था। आइसोबैरिक प्रोसेस वो प्रोसेस जिसके अंदर प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, और आइसोकोरिक प्रोसेस वो प्रोसेस है, वो एप्लीकेशन है, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, जिसके अंदर वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट होता है। तो उन दोनों की हेल्प से हम ये रिलेशन जो है वो आज की क्लास में ड्राइव करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो डेरिवेशन से पहले, रिलेशन को प्रूव करने से पहले, Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R ये प्रूव करने से पहले लिख लिएगा क्वेश्चन के पेपर में ये डेरिवेशन, ये रिलेशन किस तरह से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो उसके क्वेश्चन लिख लिएगा। ठीक है, या तो सिर्फ डायरेक्ट ये लिख सकते हैं आप, टू प्रूव Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R। ठीक है, पेपर में ये भी आ सकता है डायरेक्ट रिलेशन, टू प्रूव Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R प्रूव करें। और किस तरह से ये रिलेशन पूछा जा सकता है उसके जो है वो क्वेश्चन लिख लिएगा। ये पहले लिख लें, टू प्रूव Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R, और करके लिख लिएगा एक और क्वेश्चन, और किस तरह से ये रिलेशन पूछा जा सकता है तो उसके बारे में लिख लिएगा कि डिफाइन मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, डिफाइन मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर and molar specific heat at constant volume, define molar specific heat at constant pressure and molar specific heat at constant volume, and also drive the relation between them, define molar specific heat at constant pressure, molar specific heat at constant volume and drive the relation between them, फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये रिलेशन इस तरह से पूछा जा सकता है। ठीक है, और किस तरह से पूछा जा सकता है, और करके एक और क्वेश्चन लिख लिएगा, और करके लिख लिएगा कि डिफरेंस बिटवीन मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर स्पेसिफिक हीट, डिफरेंस बिटवीन मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, difference between molar specific heat at constant pressure and molar specific heat at constant volume is equal to the journal gas constant। ठीक है, difference between molar specific heat at constant pressure and molar specific heat at constant volume is equal to the journal gas constant, फुल स्टॉप। तो ये इस तरीके से मतलब क्वेश्चन आ सकता है, या डायरेक्ट रिलेशन आपके पास पूछा जा सकता है कि टू प्रूव Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R, प्रूफ करें Cp माइनस Cv जो है वो किसके बराबर है, R के, मतलब जर्नल गैस कांस्टेंट के बराबर है। ठीक है, तो हम ये डेरिवेशन हम स्टार्ट करेंगे। तो आपने देखा सबसे पहले यहाँ पे मैंने रेफरेंस दिया हुआ है फ्रॉम आइसोबैरिक प्रोसेस। तो ये रिलेशन हम प्रूव करना स्टार्ट करेंगे आइसोबैरिक प्रोसेस से। तो आइसोबैरिक प्रोसेस का रेफरेंस मैंने यहाँ पे दे दिया फ्रॉम आइसोबैरिक प्रोसेस, और उसकी मैंने यहाँ पे डायग्राम भी बना दी। तो आइसोबैरिक प्रोसेस की जो डायग्राम है वो देख लिएगा, आपने भी रिलेशन इसी तरह से स्टार्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आपने रेफरेंस दे दिया कि फ्रॉम आइसोबैरिक प्रोसेस, उसके बाद आइसोबैरिक प्रोसेस की डायग्राम बनाई, बिल्कुल आइसोबैरिक प्रोसेस की डायग्राम सेम जैसे हमने पहले बनाई थी वो यहाँ पे बनाई कि भाई पहले आपने यहाँ पे कंटेनर लिया। ठीक है, आपने देखा कंटेनर और यहाँ पे पिस्टन जो है वो फिट हुई हुई है, और ये मूवेबल पिस्टन है। ठीक है, और इनिशियल स्टेट पे आप देख सकते हैं वॉल्यूम इसका क्या है, V1। इनिशियल स्टेट पे वॉल्यूम इसका V1 है और टेम्परेचर क्या है, T1। प्रेशर जो है वो क्या रहता है, आइसोबैरिक प्रोसेस है तो प्रेशर क्या होता है बेटा, कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब आपने हीट सप्लाई की और प्रेशर कांस्टेंट है, तो इस वजह से इस हीट को हम क्या नाम दे रहे हैं, डेल्टा QP का। ठीक है, वो अमाउंट ऑफ हीट सिस्टम को सप्लाई हो रही है जहां पे सिस्टम में प्रेशर क्या है, कांस्टेंट, इस वजह से इसको क्या कहते हैं, डेल्टा QP। जैसी हीट सप्लाई करेंगे तो इंटरनल प्रेशर बढ़ेगा, इंटरनल टेम्परेचर बढ़ेगा, जिसकी वजह से आपने देखा यहाँ पे पिस्टन मूव करते ऊपर चली गई। जैसे ही पिस्टन मूव करते ऊपर गई तो वॉल्यूम पहले V1 था, ठीक है बेटे, इंक्रीज होके
वॉल्यूम यहाँ पे क्या हो जाएगा V2, वॉल्यूम पहले V1 था, इंक्रीज होके क्या हो गया V2, और टेम्परेचर जो पहले T1 था इंक्रीज होके क्या हो जाएगा T2। ठीक है, तो आपने देखा कि जैसे ही आपने हीट सप्लाई की तो क्या हुआ, इंटरनल प्रेशर बढ़ा, इंटरनल टेम्परेचर बढ़ा, जिसकी वजह से पिस्टन मूव करते ऊपर चली गई। जैसे पिस्टन मूव करते ऊपर गई तो वॉल्यूम जो V1 था बढ़ के क्या हो गया बेटा V2, और जो टेम्परेचर T1 था बढ़ के क्या हो गया T2। तो ये है आइसोबैरिक प्रोसेस। फिर उससे हमने एक रिलेशन जो है वो ड्राइव किया था, वो रिलेशन हम यहाँ पे ड्राइव नहीं करेंगे, डायरेक्ट यूज करेंगे, क्योंकि वो रिलेशन यहाँ पे हम ड्राइव पहले कर चुके हैं एप्लीकेशन के अंदर। जब हम आइसोबैरिक प्रोसेस का रिलेशन ड्राइव कर रहे थे तब वो रिलेशन ड्राइव कर चुके थे, फर्स्ट लॉ ऑफ फर्स्ट एप्लीकेशन जब हम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिर्फ रेफरेंस देंगे, ठीक है, और उसका रिलेशन यूज करेंगे। तो आप लोग जल्दी से सबसे पहले ये लिखेंगे फ्रॉम आइसोबैरिक प्रोसेस, आपने रेफरेंस देना है, फिर ये पूरी डायग्राम बनानी है, और डायग्राम के बाद नीचे वर्डिंग लिखना स्टार्ट करें, फिर हम उसके नीचे और मजीद रिलेशन लिखते हैं। तो आपने आइसोबैरिक प्रोसेस की डायग्राम बनानी है, तो हमने आइसोबैरिक और आइसोकोरिक दोनों प्रोसेस के रिलेशन से ये रिलेशन जो है वो ड्राइव करना है। तो आपने आइसोबैरिक प्रोसेस की डायग्राम बना ली, इसके नीचे लिखना स्टार्ट करें। कंसीडर अ कंटेनर, इसके नीचे से वर्डिंग बिल्कुल इसी के नीचे से नेक्स्ट लाइन से लिखना स्टार्ट करें। कंसीडर अ कंटेनर filled with an ideal gas and a piston fitted in it. Consider a container filled with an ideal gas and a piston fitted in it. And a piston fitted in it. Full stop. When we supply some amount of heat, ब्रैकेट में लिखिएगा डेल्टा क्यू पी, ठीक है, when we supply some amount of heat, delta QP, the piston is moving upward, the piston is moving upward, the piston is moving upward. It means that volume and temperature are increased. It means that volume and temperature are increased at constant applied pressure. ठीक है, when we supply some amount of heat, delta QP, the piston is moving upward. It means that volume and temperature are increased at constant applied pressure, according to the isobaric process, full stop. According to the isobaric process, full stop. नेक्स्ट लाइन से पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, with the help of isobaric process we can write as, with the help of isobaric process we can write as, with the help of isobaric process we can write as, उसके नीचे लिखिएगा बेटा ये रिलेशन, with the help of isobaric process we can write as, और ये नीचे उसके नीचे रिलेशन लिख लीजिएगा। आपने जहां लिखा विद द हेल्प ऑफ आइसोबैरिक प्रोसेस वी कैन राइट एज, और ये रिलेशन लिख लेना है, डेल्टा क्यू पी इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। और इस रिलेशन को यहाँ पे हम यहाँ पे रिलेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। ठीक है बेटे, इस रिलेशन को यहाँ पे हम रिलेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। ठीक है, उसके बाद आपने जैसे डायग्राम बनाई और जो मैंने वर्डिंग लिखवाई वो आपने वर्डिंग इसके नीचे लिखी, और उसके बाद इसको आपने यहाँ पे रिलेशन लिख लिया कि भाई आइसोबैरिक प्रोसेस का जो हमने रिलेशन ड्राइव किया था कि डेल्टा क्यू पी बराबर है डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। फिर यहाँ पे हम रेफरेंस देंगे मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर का, कि भाई मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर जब आपने पढ़ी और उसका रिलेशन जो है वो हमने ड्राइव किया था, वो रिलेशन यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। ठीक है, देख लीजिएगा, रेफरेंस देंगे फ्रॉम molar specific heat at constant pressure, molar specific heat at constant pressure। तो molar specific heat at constant pressure का रिलेशन क्या था, Cp equals to molar specific heat at constant pressure का रिलेशन देख लीजिएगा बेटा, डेल्टा क्यू पी बराबर है सी पी एन डेल्टा टी। ठीक है, अगर आप लोगों को याद हो तो डेल्टा क्यू पी किसके बराबर है, सी पी एन डेल्टा टी। इस रिलेशन से आपने क्या करा,
ठीक है। सबसे पहले हमने आइसोबैरिक प्रोसेस का रिलेशन लिखा, उसके बाद आपने रेफरेंस दिया मोलर स्पेसिफिक एट कांस्टेंट प्रेशर। मोलर स्पेसिफिक एट कांस्टेंट प्रेशर का रिलेशन लिख लिया कि भाई डेल्टा क्यू पी बराबर है सी पी एंड डेल्टा टी, और इस रिलेशन को उठा के यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। आप देख लेंगे डेल्टा क्यू पी की वैल्यू आपने मोलर स्पेसिफिक एट कांस्टेंट प्रेशर के रिलेशन से कैलकुलेट कर ली कि डेल्टा क्यू पी बराबर है सी पी एंड डेल्टा टी। तो जहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में डेल्टा क्यू पी जहाँ आ रहा है तो डेल्टा क्यू पी की जगह डेल्टा क्यू पी की वैल्यू आ जाएगी, और वो क्या है बेटा, सी पी एंड डेल्टा टी। यहाँ पे वर्डिंग लिख लेंगे कि भाई बाय पुटिंग द अबव वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में जहां पे डेल्टा क्यू पी आ रहा है तो डेल्टा क्यू पी की जगह क्या पुट कर देंगे, सी पी एंड डेल्टा टी। तो देख लीजिए इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी, सी पी एन डेल्टा टी इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। तो आपने देखा क्या करा हमने कि भाई जहां पे इक्वेशन नंबर 1 है तो इक्वेशन नंबर 1 में डेल्टा क्यू पी की जगह डेल्टा क्यू पी की वैल्यू पुट कर दी, और डेल्टा क्यू पी की वैल्यू क्या है बेटा, सी पी एंड डेल्टा टी। तो डेल्टा क्यू पी जहां आ रहा है वहां पे हमने क्या पुट कर दिया, डेल्टा क्यू पी की जगह सी पी एंड डेल्टा टी। तो सी पी एंड डेल्टा टी डेल्टा क्यू पी की जगह आ गया, वह बाकी डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी एज इट इज रहा, और इसको यहाँ पे हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है भाई, इसको हमने यहाँ पे नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। जैसे ही हमने इसको यहाँ पे नाम दिया इक्वेशन नंबर 2 का, तो आपने यहाँ पे क्या करा, आइसोबैरिक प्रोसेस से एक इक्वेशन बना ली, सी पी एंड डेल्टा टी बराबर है डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे रेफरेंस देंगे आइसोकोरिक प्रोसेस का। ठीक है, फिर यहाँ पे रेफरेंस दे देंगे कि भाई फ्रॉम आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है, और आइसोकोरिक प्रोसेस की यहाँ पे डायग्राम पहले बनाएंगे। आप देख सकते हैं डायग्राम यहाँ पे बनाई हुई है ताकि टाइम हमारा बच जाए। ठीक है, तो आइसोकोरिक प्रोसेस की डायग्राम आप देख सकते हैं कि आइसोकोरिक प्रोसेस में आइसोकोरिक मतलब सेम वॉल्यूम, जिसमें वॉल्यूम क्या होता है बेटा, सेम होता है। ठीक है, वॉल्यूम चेंज नहीं होता, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। तो आप देख सकते हैं आपने यहाँ पे इनिशियल स्टेट पे कंटेनर लिया हुआ है जिसमें अपने पिस्टन जो है वो फिक्स्ड की हुई है। फिक्स करने का मतलब पिस्टन को दोनों तरफ से वेल्ड किया हुआ है, मतलब अगर आप हीट सप्लाई भी करेंगे तब भी पिस्टन मूव करते ऊपर नहीं जाएगी। तो इनिशियल स्टेट पे जो इसका टेम्परेचर है वो T, वॉल्यूम जो है वो V, और इंटरनल प्रेशर जो है वो आपके पास है P1। इंटरनल प्रेशर क्या है, P1। आप यहाँ पे करेंगे क्या, हीट सप्लाई करेंगे। कौन सी हीट बेटा, डेल्टा क्यू वी। ठीक है, वो हीट जो कि जिसमें सिस्टम में वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट। ठीक है, आप उस सिस्टम पे हीट सप्लाई कर रहे हैं जहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो इस वजह से यहाँ पे आपने हीट को नाम दे दिया डेल्टा क्यू वी का। जब आप हीट सप्लाई करेंगे तो हीट सप्लाई करने से होगा क्या, हीट सप्लाई करने से इंटरनल प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, इंटरनल प्रेशर बढ़ने से इंटरनल टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, तो लेकिन पिस्टन मूव नहीं करेगी, वॉल्यूम सेम रहेगा। इनिशियल स्टेट पे वॉल्यूम V था तो फाइनल स्टेट पे भी वॉल्यूम V ही रहेगा, बस P1 है इंटरनल प्रेशर। तो इंटरनल प्रेशर यहाँ पे जो है वो बढ़ जाएगा, और इंटरनल प्रेशर बढ़ के P1 से क्या हो जाएगा, P2, और जो टेम्परेचर पहले T1 था ये बढ़ के क्या हो जाएगा, T2। ठीक है, अच्छा, अप्लाइड प्रेशर कोई है नहीं, एक्सटर्नल प्रेशर है नहीं, क्योंकि पिस्टन फिक्स्ड है। अप्लाइड प्रेशर होगा भी तब भी कोई फर्क यहाँ पे पड़ेगा नहीं। तो हुआ ये कि आपने देखा कि भाई एक आपके पास कंटेनर था, उसके अंदर आइडियल गैस फिल हुई थी, और पिस्टन को हमने दोनों तरफ से वेल्ड किया हुआ था। आइसोकोरिक प्रोसेस की बात हो रही है कि भाई आइसोकोरिक प्रोसेस सेम वॉल्यूम प्रोसेस, मतलब कि इसके अंदर वॉल्यूम सेम रहता है। तो आपने देखा कि भाई पिस्टन को फिक्स कर दिया तो वॉल्यूम आपके पास क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया। ठीक है, हीट सप्लाई करने से होगा क्या, इंटरनल टेम्परेचर इंटरनल प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होगा। तो आपने देखा फाइनल स्टेट पे कि भाई इंटरनल प्रेशर जो P1 था बढ़ के हो गया P2, जिससे इंटरनल टेम्परेचर बढ़ गया T1 से क्या हो गया बेटा T2, लेकिन वॉल्यूम जो है वो यहाँ पे फिक्स रहा, वॉल्यूम सेम रहा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा।
फिर उसके बाद आपने जैसे ही यहाँ पे आइसोकोरिक प्रोसेस का रेफरेंस दिया तो उसके बाद आपने आइसोकोरिक प्रोसेस की बनानी है डायग्राम, और फिर इसके नीचे लिखेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन कि आइसोकोरिक प्रोसेस एक्चुअली है क्या। फिर आइसोकोरिक प्रोसेस की मदद से हम आइसोकोरिक प्रोसेस का रिलेशन जो है वो हमने जो ड्राइव किया था अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, जो आइसोकोरिक प्रोसेस का रिलेशन में ड्राइव किया था वो रिलेशन हम यहाँ पे यूज करेंगे, और फिर आगे डेरिवेशन जो है वो कंटिन्यू करेंगे। जो रिलेशन हम ड्राइव कर रहे हैं, जो इक्वेशन नंबर 2 हमने बना ली है, फिर हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 और आगे सॉन उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बेटे, जल्दी से यहाँ तक कॉपी करें, डायग्राम बनाए, उसके बाद वर्डिंग लिखना स्टार्ट करें। इसी के नीचे से, डायग्राम के नीचे से वर्डिंग लिखना स्टार्ट करें। कंसीडर अ कंटेनर filled with an ideal gas, consider a container filled with an ideal gas and a piston fixed in it. Consider a container filled with an ideal gas and a piston fixed in it. ठीक है, when we supply some amount of heat, when we supply some amount of heat, when we supply some amount of heat, delta QV ब्रैकेट में लिखिएगा, डेल्टा QV, when we supply some amount of heat, delta QV, internal pressure and temperature are increased, internal pressure and temperature are increased at constant volume, internal pressure and temperature are increased at constant volume, according to the isochoric process, according to the isochoric process, according to the isochoric process, according to the isochoric process. ठीक है, according to the isochoric process. फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन से पैराग्राफ चेंज करके लिखें, with the help of isochoric process, with the help of isochoric process we can write as, with the help of isochoric process we can write as डेल्टा QV, नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, विद हेल्प ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस वी कैन राइट एज, उसके नीचे रिलेशन लिखिएगा, डेल्टा QV किसके बराबर है, डेल्टा U के। ठीक है, डेल्टा QV बराबर है किसके, डेल्टा U के। क्योंकि जैसे यहाँ पे आपने देखा कि भाई पिस्टन तो मूव नहीं कर रही, पिस्टन तो फिक्स है, जब पिस्टन फिक्स है तो यहाँ पे वर्क डन होगा नहीं, तो वर्क डन हो जाएगा 0। तो अगर आपको याद हो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक का रिलेशन कि डेल्टा Q बराबर है डेल्टा U प्लस डेल्टा W, तो वर्क डन हो नहीं रहा, वर्क डन यहाँ पे 0 है, तो वर्क डन 0, तो डेल्टा Q बराबर हो जाएगा सिर्फ डेल्टा U के, और यहाँ पे जो डेल्टा Q है उसको आपने डेल्टा QV से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो डेल्टा QV बराबर है डेल्टा W के, डेल्टा U के, सॉरी, डेल्टा QV बराबर है डेल्टा U के। और ये रिलेशन आप यहाँ पे ड्राइव कर चुके हैं पहले आइसोकोरिक प्रोसेस का जो लेक्चर है। ठीक है, जब हम आइसोकोरिक प्रोसेस का टॉपिक पढ़ रहे थे फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक के अकॉर्डिंग आइसोकोरिक प्रोसेस का रिलेशन हम ये ड्राइव कर चुके हैं कि डेल्टा QV बराबर है डेल्टा U के, और इसको यहाँ पे हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3 का। इक्वेशन नंबर 2 हमने ऊपर बना ली थी, इसको हम यहाँ पे नाम देंगे इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ये आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर 3। जिस तरह से आपने देखा कि हमने आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर डायग्राम बनाई, इसकी वर्डिंग लिखी और आइसोबैरिक प्रोसेस का रिलेशन लिखा, उसके बाद मोलर स्पेसिफिक एट कांस्टेंट प्रेशर का रेफरेंस देके मोलर स्पेसिफिक एट कांस्टेंट प्रेशर का रिलेशन लिखा और वैल्यू पुट की। यहाँ पे भी यही काम करना है। क्या करना है कि भाई सबसे पहले आपने आइसोकोरिक प्रोसेस की एक्सप्लेनेशन डायग्राम के बाद लिखी, उसके बाद आइसोकोरिक प्रोसेस का रिलेशन आपने यहाँ पे लिखा। जैसे ही आपने आइसोकोरिक प्रोसेस का रिलेशन यहाँ पे लिखा अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, उसके बाद हम यहाँ पे रेफरेंस देंगे किसका, मोलर स्पेसिफिक एट कांस्टेंट वॉल्यूम का। ठीक है, यहाँ पे रेफरेंस दे देंगे। ठीक है, फ्रॉम मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर स्पेसिफिक एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, इसका रिलेशन आपने लिखा नेक्स्ट लाइन में कि भाई मोलर स्पेसिफिक एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और क्या है मोलर स्पेसिफिक एट कांस्टेंट वॉल्यूम का रिलेशन, डेल्टा QV बराबर है CV एंड डेल्टा T। ठीक है, यहाँ पे आपने रेफरेंस दे दिया, जिस तरह से मोलर स्पेसिफिक एट कांस्टेंट प्रेशर का रिलेशन यहाँ पे लिखा। ठीक है, रेफरेंस देके बिल्कुल इसी तरह से मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम का यहाँ पे आपने रेफरेंस देके उसका रिलेशन लिख लिया कि डेल्टा QV बराबर है CV एंड डेल्टा T, और इसको उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में। इस वैल्यू को डेल्टा QV बराबर है CV एंड डेल्टा T कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में। वर्डिंग लिख लेंगे यहाँ पे कि भाई
by putting the value of delta QV in इक्वेशन नंबर 3। तो डेल्टा क्यू वी की जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर 3 में पुट करने जा रहे हैं। इक्वेशन नंबर 3 में डेल्टा क्यू वी की जगह डेल्टा क्यू वी की वैल्यू आ जाएगी और डेल्टा क्यू वी की वैल्यू क्या है, सी वी एंड डेल्टा टी। पुट कर देते हैं तो इक्वेशन नंबर 3 क्या बन जाएगी, सी वी एन डेल्टा टी बराबर है डेल्टा यू के, ठीक है। और करके इसको लिख देंगे कि डेल्टा यू बराबर है सी वी एन डेल्टा टी। ये आपने इससे डेल्टा यू का रिलेशन बना लिया, ठीक है। और करके यहाँ पे लिख देंगे डेल्टा यू बराबर है सी वी एन डेल्टा टी, ठीक है। ये जो आपने डेल्टा यू की वैल्यू कैलकुलेट की है सी वी एन डेल्टा टी, इसको उठा के वापस आपने जो इक्वेशन नंबर 2 बनाई है इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, सी पी एन डेल्टा टी बराबर है डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। इसमें जो डेल्टा यू आ रहा है तो डेल्टा यू की जगह डेल्टा यू की वैल्यू आ जाएगी। डेल्टा यू की वैल्यू जो आपने यहाँ पे कैलकुलेट की है, ये डेल्टा यू की वैल्यू कैलकुलेट की है सी वी एन डेल्टा टी। कैसे कैलकुलेट किए दोबारा देखते हैं कि भाई ये जो आपके पास इक्वेशन नंबर 3 थी डेल्टा क्यू वी बराबर है डेल्टा यू, इसमें डेल्टा क्यू वी की वैल्यू सी वी एन डेल्टा टी पुट की, तो आपके पास सी वी एन डेल्टा टी बराबर है डेल्टा यू, पलट के लिख दिया डेल्टा यू बराबर है सी वी एन डेल्टा टी। इसको उठा के इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। वर्डिंग लिख देंगे यहाँ पे कि बाय पुटिंग the value of delta u, ठीक है, in इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में डेल्टा यू की जगह डेल्टा यू की वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वेशन नंबर 2 क्या बन जाएगी, जरा देखिएगा, सी पी एन डेल्टा टी, ये एज इट इज रहेगा बेटे, सी पी एन डेल्टा टी, ठीक है, ये एज इट इज इक्वल्स टू एज इट इज डेल्टा यू की जगह क्या आ जाएगा, सी वी एन डेल्टा टी, ठीक है, और प्लस पी डेल्टा वी एज इट इज रहेगा, प्लस पी डेल्टा वी एज इट इज। तो आपने देखा हमने क्या करा इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है, सी पी एन डेल्टा टी एज इट इज, डेल्टा यू की जगह आ गया सी वी एन डेल्टा टी प्लस पी डेल्टा वी एज इट इज। फिर आपने देखा कि भाई सी वी एन डेल्टा टी यहाँ पे सी वी एन डेल्टा टी ये वैल्यू, ये टर्म यहाँ पे पॉजिटिव है, दूसरी तरफ आके हो जाएगी नेगेटिव, ठीक है भाई। देख लीजिएगा कि पहले से लिखा हुआ है सी पी एन डेल्टा टी, ठीक है, ये टर्म इधर आके हो जाएगी नेगेटिव, सी वी एन डेल्टा टी इक्वल्स टू राइट साइड पे क्या रह जाएगा, पी डेल्टा वी, ठीक है बेटे। आपने देखा क्या करा कि भाई सी वी एन डेल्टा टी ये टर्म पॉजिटिव है, इधर आके क्या हो गई नेगेटिव, राइट साइड पे इक्वल्स टू के राइट साइड पे क्या रह गया सिर्फ पी डेल्टा वी। अब इन दोनों टर्म में क्या सेम है, एन डेल्टा टी, एन डेल्टा टी, तो एन डेल्टा टी को कॉमन ले लेंगे। जैसे ही एन डेल्टा टी को कॉमन लिया तो अंदर क्या बच जाएगा, सी पी माइनस सी वी, और राइट साइड पे क्या है, पी डेल्टा वी, ठीक है। यहां पे आगे इसको नाम दे देंगे, इस टर्म को इक्वेशन नंबर 4, ठीक है भाई। इस टर्म को हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 4। ये आपने इक्वेशन नंबर 4 बना ली। क्या करा कि एन डेल्टा टी दोनों टर्म में सेम है, कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया, सी पी माइनस सी वी, और राइट साइड पे पी डेल्टा वी एज इट इज। आई होप यहां तक आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। हम क्या प्रूफ करने जा रहे हैं, हम प्रूफ करने जा रहे हैं सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू आर, ठीक है, ये याद रहे। यहां तक आके जैसे ही हमने इक्वेशन नंबर 4 ड्राइव की, ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 के बाद अब यहाँ पे हम यहाँ पे हम जो है वो जर्नल गैस इक्वेशन यूज करेंगे, और जर्नल गैस इक्वेशन क्या है बेटा, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। तो यहाँ पे रेफरेंस दे देंगे सबसे पहले कि फ्रॉम जर्नल गैस इक्वेशन जर्नल गैस इक्वेशन क्या है, पी वी इक्वल्स टू एन
RT। ठीक है, ये है जर्नल गैस इक्वेशन। अब इस जर्नल गैस इक्वेशन का रिलेशन आपने जर्नल गैस इक्वेशन को आइसोबैरिक प्रोसेस के अकॉर्डिंग बनाना है। अगर आइसोबैरिक प्रोसेस की इनिशियल स्टेट देखें तो आइसोबैरिक प्रोसेस की इनिशियल स्टेट में वॉल्यूम है V1 और टेम्परेचर है T1 और प्रेशर क्या है, कांस्टेंट P। ठीक है, तो अब यहां पे हम रेफरेंस देंगे, जरा देखिएगा कि रेफरेंस देख लीजिएगा कि भाई एट इनिशियल स्टेट ऑफ आइसोबैरिक प्रोसेस। ठीक है, एट इनिशियल स्टेट ऑफ आइसोबैरिक प्रोसेस, इनिशियल स्टेट ऑफ आइसोबैरिक प्रोसेस के अकॉर्डिंग इनिशियल स्टेट में वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है, प्रेशर P है। तो जर्नल गैस इक्वेशन जो है इसको इनिशियल स्टेट ऑफ आइसोबैरिक प्रोसेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर हम बनाएं तो क्या बन जाएगी इक्वेशन, प्रेशर P है, वॉल्यूम V1 है, ठीक है, एन एज नंबर ऑफ मोल एज इट इज, आर एज इट इज, और टेम्परेचर क्या है T1। ठीक है, तो आपने देखा क्या करा, इनिशियल स्टेट ऑफ आइसोबैरिक प्रोसेस में टेम्परेचर क्या है, T1 है, वॉल्यूम V1 है, प्रेशर P है, तो P V1 इक्वल टू एन आर T1, ये आपने इक्वेशन बना ली। अब फाइनल स्टेट पे आप देखें तो आइसोबैरिक प्रोसेस की फाइनल स्टेट में वॉल्यूम V2 है, टेम्परेचर T2 है, प्रेशर P है। तो अगर हम यहाँ पे फाइनल स्टेट के अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाएं कि भाई एट फाइनल स्टेट ऑफ आइसोबैरिक प्रोसेस, तो फाइनल स्टेट ऑफ आइसोबैरिक प्रोसेस के अकॉर्डिंग इक्वेशन बन जाएगी P V2 इक्वल्स टू एन आर T2। ठीक है, क्योंकि प्रेशर जो है वो क्या है फाइनल स्टेट में भी सेम है, वॉल्यूम क्या है बेटा फाइनल स्टेट में V2 है, नंबर ऑफ मोल सेम है, जनरल गैस कांस्टेंट जो है वो कांस्टेंट है, और T2 जो है वो फाइनल स्टेट पे जो टेम्परेचर वो क्या है T2। इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 5 का बेटे, और इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 6 का। ठीक है, ये इनिशियल स्टेट ऑफ आइसोबैरिक प्रोसेस के अकॉर्डिंग आपने इक्वेशन नंबर 5 बनाई, और फाइनल स्टेट ऑफ आइसोबैरिक प्रोसेस के अकॉर्डिंग आपने बना ली इक्वेशन नंबर 6। ये जो इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 बनाई है जर्नल गैस इक्वेशन को आपने क्या करा, अकॉर्डिंग टू इनिशियल स्टेट ऑफ आइसोबैरिक प्रोसेस और अकॉर्डिंग टू फाइनल स्टेट ऑफ आइसोबैरिक प्रोसेस के अकॉर्डिंग दो इक्वेशन बनाई। अब इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 इनको करा देंगे आपस में सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे वर्डिंग लिख देंगे कि भाई बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 5 बाय 6। ठीक है, इक्वेशन नंबर 5 को सब्ट्रैक्ट कराना है, किस में से सब्ट्रैक्ट कराना है, 6 में से। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कैसे कराएंगे कि भाई लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से। जरा देख लीजिएगा कि भाई लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, एक 5 को 6 में से सब्ट्रैक्ट कराना है, तो पहले कौन सी इक्वेशन लिखेंगे, पहले इक्वेशन नंबर 6 की लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे कि भाई P2V, इसमें से सब्ट्रैक्ट कराना है इक्वेशन नंबर 5 की लेफ्ट हैंड साइड को, वो क्या है बेटा PV1। इसी तरह अब राइट हैंड साइड की बारी, राइट हैंड साइड में क्या करना है, इक्वेशन नंबर 6 की राइट हैंड साइड में से इक्वेशन नंबर 5 की राइट हैंड साइड को सब्ट्रैक्ट कराना है, तो NR T2 इक्वेशन नंबर 6 की राइट हैंड साइड लिखी, इसमें से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कराना है इक्वेशन नंबर 5 की राइट हैंड साइड को, NR T1। सही भाई, आपने लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड यहाँ पे करा दिया सब्ट्रैक्ट। अब देख लें लेफ्ट हैंड साइड में क्या सेम है, P सेम है, P को कॉमन ले लेंगे। राइट हैंड साइड में क्या सेम है, NR सेम है, NR को कॉमन ले लेंगे। उससे जो है वो आप जो है वो इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ठीक है, अच्छा बेटा,
तो नेक्स्ट स्टेप देख लीजिएगा कि नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या है कि भाई अब यहाँ पे आपने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड पे P सेम है तो P को कॉमन ले लेंगे और राइट हैंड साइड पे NR दोनों टर्म में सेम है, NR को कॉमन ले लेंगे। देख लीजिएगा कि P को अगर हम कॉमन लें तो अंदर बच जाएगा V2 माइनस V1 और राइट साइड पे NR को कॉमन लें तो अंदर बच जाएगा T2 माइनस T1। ठीक है बेटे, तो आपने लेफ्ट साइड से P को कॉमन लिया, V2 माइनस V1 बच गया। ठीक है, और NR को कॉमन लिया तो क्या बच गया, T2 माइनस T1। तो आपने देखा कि भाई जैसे ही P को कॉमन लिया V2 माइनस V1 बचा, NR को कॉमन लिया T2 माइनस T1। तो बेटा V2 माइनस V1 किसके बराबर है, डेल्टा V के। T2 माइनस T1 किसके बराबर है, डेल्टा T के। तो यहाँ पे चाहें तो रेफरेंस दे दें कि भाई डेल्टा V बराबर है V2 माइनस V1 के, इसी तरह डेल्टा T बराबर है T2 माइनस T1 के। यहाँ पे जैसे ही आपने रेफरेंस दिया V2 माइनस V1 की जगह आ जाएगा डेल्टा V NR एज इट इज, और T2 माइनस T1 की जगह क्या आ जाएगा, डेल्टा T। ये आपने यहाँ पे P डेल्टा V की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। ठीक है, तो P डेल्टा V की आपने वैल्यू कैलकुलेट कर ली और क्या हो गई वैल्यू आपके पास P डेल्टा V की, NR डेल्टा T, NR डेल्टा T। अगर इससे पहले देखें तो आपने इक्वेशन नंबर 4 जो बनाई थी, इक्वेशन नंबर 4 में आपके पास क्या है कि N डेल्टा T Cp माइनस Cv इक्वल्स टू P डेल्टा V, N डेल्टा T Cp माइनस Cv इक्वल्स टू P डेल्टा V। तो यहाँ पे जो P डेल्टा V आ रहा है इक्वेशन नंबर 4 में, वहाँ पे NR डेल्टा T P डेल्टा V की ये जो वैल्यू कैलकुलेट की है इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देंगे। P डेल्टा V की जो वैल्यू आपने कैलकुलेट की है इसको इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे वर्डिंग लिख देंगे कि भाई बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ P डेल्टा V इन इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 में देख लीजिएगा पूरी इक्वेशन नंबर 4, N डेल्टा T एज इट इज Cp माइनस Cv इक्वल्स टू, ये जो P डेल्टा V आ रहा है तो P डेल्टा V की जगह P डेल्टा V की वैल्यू आ जाएगी NR डेल्टा T। क्या आ गया बेटा, NR डेल्टा T। अब ज़रा देख लें कि N डेल्टा T यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, मतलब यहाँ पे रह जाएगा Cp माइनस Cv इक्वल्स टू NR डेल्टा T। तो ये N डेल्टा T मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके हो जाएगा डिवाइड, N डेल्टा T नीचे आ जाएगा N डेल्टा T। फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू, N से N कैंसिल, डेल्टा T से डेल्टा T कैंसिल। तो आपने यहाँ पे ये रिलेशन ड्राइव कर लिया कि Cp माइनस Cv किसके बराबर है भाई, राइट साइड पे क्या बच गया, सिर्फ R के। आपने यहाँ तक आके ये रिलेशन ड्राइव कर लिया कि भाई Cp माइनस Cv बराबर है R के। ठीक है, यहाँ तक आके जैसे ही रिलेशन आपने ड्राइव किया तो इसके नीचे वर्डिंग लिख लीजिएगा, hence it is proved that difference between molar specific heat at constant pressure and molar specific heat at constant volume is equal to the Joule gas constant, फुल स्टॉप। ठीक है बेटे, यहाँ तक आके आपने एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक कंप्लीट कर लिया। आखिरी रिलेशन जो ड्राइव करना था Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R, ये भी जो है वो हमने यहाँ तक आके रिलेशन को ड्राइव कर लिया, प्रूव कर लिया कि भाई Cp माइनस Cv किसके बराबर है, R के बराबर है। ठीक है, क्लास को यहाँ पे अब एंड करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट टॉपिक अभी स्टार्ट करेंगे हीट इंजन का। ठीक है, तो वो हमारे पास जो आप ये कह सकते हैं सेकंड लास्ट टॉपिक है, हीट इंजन हम पढ़ेंगे। उसके बाद सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को स्टडी करेंगे और फिर लास्ट टॉपिक होगा हमारा एंट्रोपी का। तो बस ज़्यादा चैप्टर ज़्यादा नहीं रह गया इंशाल्लाह। 4 to 5 जो है
वो लेक्चर और होंगे तो इंशाल्लाह चैप्टर को हम एंड करेंगे जल्दी, ठीक है, ताकि फिर हम आगे बढ़ सके और न्यू चैप्टर नंबर 12 जो है वो हम स्टार्ट कर सकें। तो क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं। जाते जाते अगर आप लोगों ने लेक्चर वीडियो लाइक नहीं की तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स में इसको जो है वो लाजमी शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है नेक्स्ट टॉपिक से हीट इंजन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।